हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आप लोगों को तरंग और तरंग दैर्ध्य के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली तरंग 10th में तो बहुत कम है, पर 12th में काफ़ी अच्छे से तरंग दिया है। बट जो 12th के यूपी बोर्ड के लड़के हैं, उनको तरंग और तरंग दैर्ध्य के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है। तरंग को वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उसके मायने क्या हैं, उससे हम क्या पता कर सकते हैं, ये एक्चुअल में उनको पता नहीं होता है। कुछ प्रिपरेशन के बच्चे हैं जो नीट या मेंस का प्रिपरेशन करते होंगे, उनको भी मैं समझ सकता हूँ कि तरंग दैर्ध्य की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी, जो फील कराती है कि तरंग दैर्ध्य एक्चुअल में है क्या। और 10th के जो लड़के हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। वो भी देखें, समझ में आएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तरंग। तरंग क्या है? तरंग की इंग्लिश वेव होती है। तरंग एक तरीके की गति है, जैसे कि समुद्र की लहरों की गति को तरंग गति कहते हैं। समुद्र की लहरें ऐसे उठती हैं, नीचे जाती हैं, ऐसे 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 करके। तो तरंग की गति इस तरीके से होती है। तो कुछ किरणें हैं, कुछ रेज हैं, जो तरंग की गति या तरंग के नेचर को शो करते हैं। तो मैं उन किरणों को लिखना चाहूँगा। तो नेम ऑफ सम रेज विच सोज विच सोज जो दिखाती हैं वेव नेचर। वेव नेचर वेव नेचर या ये भी कह सकते हैं वेव लाइक मोशन। वेव लाइक मोशन मतलब तरंग की तरह गति। ठीक। तो कुछ किरणों के मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे गामा रेज। गामा रेज, गामा को ऐसे भी दिखाते हैं। फिर एक्स रेज। एक्स रेज मतलब एक्स किरणें। एक्स किरणें। फिर विजिबल विजिबल रेज। ऐसी रेज, ऐसी किरणें जो आपको दिखाई देती हैं। जैसे ये लाइट हमारी जलती है, इस समय जो लाइट जल रही है वो दिख रही है, तो वो विजिबल है। सूर्य की रोशनी, वो भी विजिबल है। तो विजिबल रेज को हम मतलब विजिबल रेज जो दिखती हैं उनको विजिबल रेज कहते हैं। चौथा है गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव। रेडियो वेव रेडियो वेव रेडियो की तरंग के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे हम लोग रेडियो जो बचपन में पहले चलाते थे, तो रेडियो का एंटीना उठा के फिर हिलाते थे, खरखर खरखर करता था, फिर कुछ टाइम बाद पकड़ लेता था। इसका मतलब क्या था कि रेडियो वेव हर जगह है, हर जगह है। तो जहाँ पे ज़्यादा वेव्स की उपस्थिति होती थी वहाँ पे अच्छा कैच करता था और चैनल चलता था। तो रेडियो वेव हर जगह उपस्थित है हमारे पूरे नेचर में। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा वेव है जो हमेशा हर जगह उपस्थित रहता है। मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, बता नहीं पाएंगे, लेकिन बताने के जब मैं पूरा लेसन पढ़ा दूंगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदन क्षमता।
भेदन क्षमता। भेदन क्षमता मतलब छेदने की क्षमता, किसी भी चीज़ को छेदने की क्षमता, आर पार करने की क्षमता। जैसे हमारे शरीर को या किसी लकड़ी को, किसी दीवार को आर पार करने की क्षमता क्या है, पेंट्रेशन पावर क्या है रेडियो वेव की, ज़्यादा है कि कम है, कि बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, कि ना के बराबर है। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। पांचवा क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं, इनको अवरक्त तरंगे हिंदी में कहते हैं। अवरक्त किरणें या तरंगे, अवरक्त हिंदी में अवरक्त कहते हैं। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, ये विजुअल नहीं होती, दिखाई नहीं देती हैं, पर अगर आप इंफ्रारेड किरणों को देखना चाहेंगे तो इंफ्रारेड किरणें कहाँ निकलती हैं, रिमोट से। रिमोट मतलब जो आपके पास डिश होता है, एंटीना होता है, और टीवी का रिमोट होता है, डिश का रिमोट होता है, या किसी भी चीज़ का रिमोट होता है, उनसे इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। जैसे आप टीवी का रिमोट दाबते हैं, जैसे ही आप प्रेस करते हैं एक बटन तो चैनल चेंज हो जाता है। तो उसमें रिमोट में एक बत्ती जलती है, लेकिन हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से उस जली हुई की बत्ती को नहीं देख सकते हैं। बल्ब को कैसे देख सकते हैं, उसको एक कैमरा से देखेंगे। उसके सामने एक मोबाइल का कैमरा लाइए, कैमरा ला के फिर आप जब कोई बटन प्रेस करेंगे अपने रिमोट का, तो कैमरे में उस बत्ती का जलना दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफ्रारेड किरणों को कैमरा कैप्चर कर लेता है, लेकिन हमारी आंखें कैप्चर नहीं कर पाती हैं। तो इंफ्रारेड किरणें विजिबल नहीं होती हैं, उनको कैमरा हमारा कैप्चर कर लेता है। इंफ्रारेड हो गया। अब सातवां क्या है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा VIOLET वायलेट रेज, इसको शॉर्ट में UV रेज कहते हैं, UV रेज। ठीक, तो इस तरीके से काफ़ी रेज या वेव हैं जो वो क्या होती हैं, वेव लाइक मोशन करते हैं। वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन मतलब इस तरीके की गति, इस तरीके की गति करते हैं। अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी वेव नेचर शो नहीं कर रही, यानी कि उस बॉडी में, उस वस्तु में तरंग की प्रकृति नहीं है। अगर वो सीधी रेखा में गति कर रही है तब। हमारा जो प्रकाश है, विजिबल रेज या प्रकाश, जो हम लोग लाइट बोलते हैं, प्रकाश यानी लाइट, वो क्या करता है, इस तरीके की भी गति करता है, यानी सीधी रेखा में भी गति करता है, प्लस वेव मोशन भी करता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखा भी गति करता है और वेव मोशन भी करता है। सरल रेखा में गति प्लस तरंग गति, दोनों तरीके की गति करता है प्रकाश। प्रकाश मतलब वो जो लाइट हम लोग देखते हैं, जो लाइट जलाते हैं, वो प्रकाश, वो दोनों रेखा में गति, दोनों तरीके की गति करता है। सरल रेखा मतलब सीधी, जैसे यहाँ से अगर इस चीज़ को देखना है तो जब हम लाइट जलाएंगे यहाँ से, तो लाइट कैसे जाएगी, सीधा इस पे जाएगी, इस चीज़ को देखेंगे। फिर अगर हम यहाँ से एक लाइट जलाएं, यहाँ पे एक मिरर लगा दें, ऐसे कुछ एंगल पे एक मिरर, मिरर मतलब मुंह देखने वाला शीशा, मुंह देखने वाला शीशा यहाँ लगा दें, तो जब ये यहाँ लाइट आएगी, टकराएगी इससे, तो इस तरफ तो जाएगी नहीं क्योंकि पॉलिश होता है, तो यहाँ से फिर टकरा के लाइट हमारी जो है ऐसे सीधी रेखा में आएगी, ना कि ऐसे 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 आएगी, ऐसे नहीं आती, सीधी रेखा में आती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश हमारा जो है हमेशा सरल रेखा में गति करता है, प्लस मैं बोल रहा हूँ कि तरंग गति भी करता है। तरंग गति का एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग 12th में या नीट वाले या JEE मेंस वाले के कोर्स में एक
चैप्टर होता है YDSA, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर भी शो करता है। इसका मतलब लाइट डुअल नेचर शो करता है। लाइट शोज वेव एंड पार्टिकल नेचर बोथ। मतलब लाइट वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। पार्टिकल नेचर को तो मैंने अभी बता दिया, वेव नेचर को हम लोग 12th में जब YDSC पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि लाइट जो है दो प्रकृति शो करती है, इतना याद रखेंगे, ये नोट पॉइंट बना लेंगे। अब हम आगे आते हैं। आगे क्या देखेंगे कि लाइट जो है सीधी रेखा से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सीधी रेखा में ही चलती रहती है। वो इसका ये कहने का मतलब नहीं कि मुड़ेगी नहीं, मुड़ेगी, बट वो वेव की तरह गति नहीं करेगी। अब आते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। इसको हम लोग ध्यान से काफ़ी समझेंगे। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 3 चित्र में बनाऊंगा, 3 चित्र की मदद से हम लोग समझेंगे। पहला चित्र, एक लाइन खींचेंगे, फिर एक दूसरी लाइन भी खींचेंगे, फिर एक तीसरी लाइन भी खींचेंगे। मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि तरंग दैर्ध्य होती क्या है। एक्चुअल में जो मैं बताना चाहता हूँ वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन ऐसे ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, नीचे आए, इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे। एक तो ये हो गई, ये वेव की गति है, इस तरीके से भी वेव। फिर एक दूसरा है, ऐसे किए, इन ये गति जो तीनों में बनाने वाला हूँ वो तीनों वेव मोशन है, वेव की गति है, लेकिन तीनों में कुछ अंतर होंगे। वो अंतर को आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या अंतर है। उस अंतर, उस डिफरेंस के आधार पर हम वेवलेंथ को समझेंगे। ये तीन तरीके के हम लोग बना दिए। एक ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 चित्र मैंने बनाया है। अब मैं वो पूछना चाहता हूँ कि तीनों में क्या अंतर है। तीनों चित्र में तीनों वेव मोशन है, पर तीनों में क्या अंतर है। कुछ ऐसा पॉइंट पकड़िए जिस पॉइंट के बेस पे हम बता सकें कि तीनों में यही चीज़ का अंतर है। तो तीनों में हम देखेंगे कि जो शिखर है या चोटी है, ये ऊंचा ऊंचा, उस चोटियों के बीच में जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ, इंग्लिश में TROUGH, ट्रफ, शिखर बोलते हैं। फिर और एक क्या चीज़ बोल सकते हैं, चोटी बोल सकते हैं, चोटी। फिर जो ये गड्ढे वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, खाई, एक तरीके से खाई यानी गड्ढा। ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो चोटी है, ये चोटी है, दो चोटियों के बीच की दूरी, इसमें इसमें दो चोटियों के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। ये पहले चित्र को देख लिया। अब दूसरे चित्र में आते हैं। इसमें दो चोटियों के बीच की दूरी क्या है, एक पहली चोटी, ये दूसरी चोटी। किसी भी दो चोटियों के बीच की, दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी, ये भी चोटी, दो चोटियों के बीच की दूरी है। तो देखेंगे कि यहाँ पे दो चोटियों के बीच की दूरी कम है, यहाँ पे दो चोटियों के बीच की दूरी ज़्यादा है। फिर तीसरे चित्र में आते हैं। यहाँ पे पहली चोटी ये है, दूसरी चोटी ये है। यहाँ पे दो चोटियाँ, दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा एक छोटे से घरेलू एक्सपेरिमेंट से कि कैसे हमको ये मिल सकता है इस तरीके की आकृति। जैसे आप एक
एक रस्सी लीजिए बड़ी वाली, और उस बड़ी रस्सी के एक सिरे को आप पकड़िए, इस वाले सिरे को, एक सिरे को आप सीधा रखिए, छोड़ दीजिए। फिर जब जैसे ही बड़ी रस्सी के एक सिरे को ऐसे 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 थोड़ा सा हिलाते हैं एक सिरे को, तो वो इस तरीके के सांप की तरीके की आकृति बनती है। कभी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी। जब उसी रस्सी के उसी सिरे को थोड़ा तेज हिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी, यानी कि जो चोटियों की बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से। और अगर उसी रस्सी को और तेज हिलाएंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी। आप कर सकते हैं घर पे अपने। अब आते हैं आगे कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ, सबसे पहले वेवलेंथ, वेवलेंथ की हिंदी होती है तरंग दैर्ध्य। लेकिन इसको फील करना है तो वेव को अलग कीजिए प्लस लेंथ को अलग कीजिए, तो कुछ समझ में आएगा कि तरंग प्लस लंबाई, यानी कि तरंग में कुछ ऐसी लंबाई है, उस लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं। तरंग में कुछ ऐसी लंबाई है, तो किस लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं? कि किसी तरंग की दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी, शिखर के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि ये भी तरंग है, ये भी तरंग है, ये भी तरंग है, तो कोई भी तरंग देख सकते हैं, उसमें दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी, ये चोटी है लगातार, उसके बाद एक चोटी है, इस चोटियों के बीच की जो दूरी है, लंबाई है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? लैम्डा से, वाई, उल्टा वाई की तरह। ये लैम्डा थ्री मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये तीसरा चित्र है। फिर ये वाली दो चोटियों के बीच की दूरी लगातार, ये भी वेवलेंथ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा टू। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैम्डा वन, यानी कि ये भी तो वेवलेंथ है। दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी क्या है? वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। अब आते हैं कि ये तीसरा वाला कब मिला होगा? जब हम रस्सी को धीरे धीरे, मैं कहाँ पे था कि ये वाली तरंग कब प्राप्त होगी, ये वाली तरंग की गति कब प्राप्त होगी, ये वाली तरंग की गति कब प्राप्त होगी? जब आप रस्सी को धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे तो इस वाली तरंग की तरह आपको रस्सी मिलेगी। जब आप रस्सी को थोड़ा तेज हिलाएंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसा आकृति आपको मिलेगी, ऐसी तरंग गति आपको मिलेगी। और जब बहुत तेज़ी से हिलाएंगे रस्सी को तो ऐसी आकृति आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब हम रस्सी को धीरे धीरे हिलाते हैं तो जो दो लगातार चोटियाँ हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा मिलती है। जब रस्सी को थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा और तेज़ हिलाते हैं तो दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी और कम होती है। जब बहुत तेज रस्सी को हिलाते हैं तो दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी एकदम कम मिलती है। तो ये जो दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी है, इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को मैं बताया था, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य। अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, तो अलग अलग करके देखेंगे। वेव प्लस लेंथ यानी तरंग लंबाई, यानी कि ये तरंग के किसी लंबाई का मान को बताता है। तो किस लंबाई के मान के बताता है? कि तरंग के किसी दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चोटियों को इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं और खाई को क्रेस्ट कहते हैं। ठीक, तो दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब एक लंबाई, एक दूरी। तो लैम्डा वन, लैम्डा को लैम्डा से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं कि ये लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान है। ठीक, लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा उल्टा वाई की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दो चोटियों के बीच की दूरी है सबसे कम है, यानी कि लैम्डा कम है, यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे थोड़ा ज़्यादा है, इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कब मिली है? जब हमारे रस्सी के हिलाने की स्पीड कम रही। हमारे रस्सी की स्पीड, हिलाने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हुई तो तरंग दैर्ध्य कम मिली। थोड़ा और रस्सी तेज से हिलने लगी तो और भी तरंग दैर्ध्य कम मिली। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब
फ्रीक्वेंसी, स्पीड को मैं फ्रीक्वेंसी से जोड़ूंगा बाद में। तो जब हमारी स्पीड या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य बहुत कम मिलेगी। तरंग दैर्ध्य मतलब कि दो चोटियों के बीच की दूरी बहुत ही कम मिलेगी। जब हमारी रस्सी की स्पीड कम होगी तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा मिलेगी। तो अगर ये तीनों चित्र बना के आपसे पूछा जाए कि किसका लैम्डा ज़्यादा है, तो लैम्डा किसका ज़्यादा, लैम्डा 3। लैम्डा 3 मतलब तीसरे वाले चित्र का लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दो चोटियों के बीच की दूरी इसमें सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद लैम्डा 2 है। लैम्डा 2 थोड़ा कम है, देखो थोड़ा सा कम है दूरी, दो चोटियों के बीच की दूरी। फिर उसके बाद लैम्डा 1। लैम्डा 1 सबसे कम है, यानी कि पहले वाले चित्र की लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा रही। तो हम लोग चित्र देख के बता सकते हैं कि किसका लैम्डा ज़्यादा है, किसका लैम्डा कम है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब दो चोटियों के बीच की दूरी, किसी भी तरंग के दो चोटियों के बीच की दूरी। अब आते हैं कि भेदन क्षमता, यहीं पे सीख लेते हैं भेदन क्षमता क्या होती है। भेदन क्षमता मतलब किसी भी चीज़ को आर पार करने की, छेद के निकल जाने की क्षमता। तो इसमें से कौन, अगर इसको हम एक तीर की तरह मान के चलें कि ऐसे 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 एक तीर है, ऐसे ऐसे एक दूसरी तीर है, ऐसे ऐसे एक दूसरी तीर है या लोहा है, तो बताइए कौन सा तीर किसी चीज़ को, केक को या फिर किसी दीवार को या किसी नरम चीज़ को छेद के आराम से निकल जाएगा। ये वाला चीज़ कि ये वाला चीज़ कि ये वाला चीज़। तो हम अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला तीर जो है अगर डालेंगे किसी बॉडी में, दूसरी तरफ निकाल के सर से खींच लेंगे निकल जाएगा। ये वाला भी निकल जाएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा धीरे धीरे छेद के निकलेगा। ये वाला एकदम धीरे धीरे छेद के निकलेगा। इसका भेदन क्षमता सबसे कम है, यानी ये आर पार करने में बहुत ही धीरे है। ये वाला बहुत तेज छेदेगा, ये वाला उससे तेज भी छेद के सर से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम का मतलब जिस तरंग के शिखर के बीच की दूरी सबसे कम होगी उसकी भेदन क्षमता यानी छेद कर जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो देखेंगे कि इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है तो इसकी भेदने की क्षमता सबसे कम है। इसका लैम्डा थोड़ा उससे कम है तो भेदने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि ये थोड़ा आराम जल्दी निकल जाएगा इसकी अपेक्षा। ये और तेज़ निकल जाएगा क्योंकि इसमें बाधा नहीं है, सर से निकल जाएगी। ठीक, तो भेदन क्षमता को मैं समझाना चाहता हूँ कि भेदन क्षमता एक तरीके से किससे मतलब रखता है, तरंग दैर्ध्य से। ठीक, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा अगर होगी किसी चीज़ की, यानी दो चोटियों के बीच की दूरी ज़्यादा हुई, उसके भेदने की क्षमता कम होगी। इसका मतलब जो तीसरा वाला चित्र था अभी हमने देखा कि दो चोटियों के बीच की दूरी उसमें सबसे ज़्यादा है तो उसकी भेदने की क्षमता सबसे कम है, वो जल्दी से नहीं घुस के निकल पाएगा। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा मतलब चोटी के बीच की दूरी ज़्यादा, तो पीपी कम, पीपी मतलब पेंट्रेशन पावर, उसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक, तरंग दैर्ध्य है क्या, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, दूरी है तरंग दैर्ध्य। कहाँ की दूरी है, टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये आप लोगों को समझना होगा कि तरंग दैर्ध्य एक दूरी ही है, बस दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी है। अगर लगातार चोटियों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो छेदने में कम सक्षम है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी को हम चाल की तरह समझते हैं। जैसे कि अगर हमारी स्पीड तेज़ है तो फ्रीक्वेंसी तेज़ है। फ्रीक्वेंसी को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। जैसे मैं बोला था कि हम रस्सी को तेज़ी से थोड़ा हिलाएंगे, तेज़ी से हिलाने का मतलब कि तेज़ फ्रीक्वेंसी से हिलाएंगे। तेज़ फ्रीक्वेंसी से हिलाएंगे तो दो चोटियों के बीच की दूरी क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। अभी ये चित्र में हमने देखा था कि दो चोटियों के बीच की दूरी सबसे कम मिली जब रस्सी तेज़ हिलाएँ। तेज़ हिलाएँ का मतलब फ्रीक्वेंसी तेज़ की है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग क्या होता है, ये ख़त्म हो चुका है। तरंग जो इस तरीके की गति करता है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य एक दूरी ही है। अगर कोई बॉडी सरल रेखा यानी कि सीधी गति नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो जा रही है, तो वो तरंग की तरह गति कर रही है। ठीक,
जैसे आपने देखा होगा कि एक गेंद को, रबड़ वाले गेंद को दूसरी दूर फेंकने पे वो सीधा चला जाता है, लेकिन अगर उतने ही बड़े प्लास्टिक गेंद को तेज़ी से फेंकेंगे तो थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक जाएगा, यानी उसमें वेव की तरह थोड़ा प्रकृति आ जाएगी, वो वेव की तरह मोशन करने लगता है। ठीक, कोई भी हल्का पार्टिकल, हल्का एकदम वस्तु है, उसको तेज़ी से जब मोशन कराएंगे तो वो सीधी ना चल के थोड़ा मोड़ा इस तरीके से चलने लगता है, यानी हल्का पार्टिकल में वेव के नेचर आ जाते हैं, जो एकदम छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक, वेव का नेचर मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। अब वेव नेचर है तो तरंग दैर्ध्य भी होगा, तरंग दैर्ध्य मतलब दो चोटियों के बीच की दूरी भी होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि तरंग दैर्ध्य है क्या, एक दूरी है। अब बातें हैं भेदन क्षमता के बारे में कुछ। एक्सरे, एक्सरे की भेदन क्षमता होती है कि नहीं, आप ये कैसे पता चलेंगे। आप कभी एक्सरे करवाने गए होंगे तो आपका हाथ ऐसे एक्सरे के मशीन के नीचे रखते हैं, फिर 1 सेकंड के लिए लाइट जलाते हैं फटाक से, तो आपका मांस उस छेद देता है, वो एक्सरे केवल हड्डी दिखती है। फिर वो फ़ोटो आप देखते हैं तो देखते हैं कि आपकी मांस है ही नहीं, आपकी केवल हड्डी दिखती है। इसका मतलब एक्सरे 1 सेकंड से कम समय में आपका मांस छेद देता है, यानी कि उसकी भेदन क्षमता है। एक्सरे की भेदन क्षमता है, वो छेद देता है, आपके मांस को केवल हड्डी बचा के रखता है। अगर वही एक्सरे 1 मिनट के लिए आपके हाथ पे लगा के छोड़ दें तो आपके हड्डी को भी गला के हटा देगा, यानी आपकी हड्डी भी गला देगा। इसीलिए जो एक्सरे वाले लगाते हैं लोग, वो अपने सीने पे या सीने को भी ढकते हैं अच्छे से, ताकि एक्सरे यानी एक्स किरणें हमारी तरफ ना आए, जिसका एक्सरे किया जा रहा है उसी की तरफ जाए। ठीक, वो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कब नुकसान पहुंचाएगी मैं अभी कुछ टाइम में बताऊंगा। ठीक, तो एक्सरे की भेदन क्षमता होती है क्योंकि वो हमारे मांसपेशियों को तुरंत छेद देता है 1 सेकंड से कम समय में, इसलिए भेदन क्षमता है। इसका मतलब वो वेव नेचर शो कर रही होगी, वेव नेचर मतलब ऐसी ऐसी गति शो कर रही होगी। ठीक, इसका मतलब उसमें तरंग दैर्ध्य भी होगा। तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी, दो चोटियों के बीच की दूरी क्या होगी इसमें, कम की ज़्यादा, उसकी भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता है, इसका मतलब दो चोटियों के बीच की दूरी कम रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सरे क्या लैम्डा कम होता है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य कम होती है, यानी कि एक्सरे के दो चोटियों के बीच की दूरी कम होती, तभी वो बढ़िया से छेद के निकल जाती है। ठीक, एक्सरे का लैम्डा कम होता है, किससे कम होता है अभी देखेंगे। तो अभी हम और देखेंगे कि एक्सरे से भी ज़्यादा भेदने में कोई और है क्या तेज, तो हम देखेंगे कि एक गामा रेज होती है। गामा रेज की भेदने की क्षमता, गामा रेज मतलब गामा किरणें, भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो दो चोटियों के बीच की दूरी क्या रही होगी, सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य उसकी रही होगी। अब गामा रेज का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप एक पिक्चर देखिए, एक्समैन। एक्समैन में क्या होता है कि एक लड़का होता है, उसकी आंखों से गामा किरणें निकलती हैं, वो चश्मा लगा के रखता है या फिर अपनी आंखें मूंद के रखता है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने जितनी भी चीज़ें आएंगी एकदम स्मूथली कट हो जाती है, केक की तरह, पेड़ पौधा दीवार सिवार एकदम कट जाती हैं। तो अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपनी आँख खोलता है, बहुत आसानी से कट जाती हैं। इसका मतलब कि गामा रेज एकदम स्मूथली कट करती हैं, उसकी भेदने की, छेदने की या आर पार करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी उसका लैम्डा बहुत कम रहा होगा। तो गामा रेज में, गामा रेज और एक्स रेज का लैम्डा किसका ज़्यादा होगा, एक्स रेज का लैम्डा ज़्यादा होगा, इसकी भेदने की क्षमता थोड़ा कम है, क्योंकि गामा रेज का लैम्डा सबसे कम होगा क्योंकि इसकी भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसका लैम्डा बहुत कम होगा, लैम्डा गामा और लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स थोड़ा ज़्यादा होगा लैम्डा गामा के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि एक्सरे भी छेदती है लेकिन गामा से कम छेदती है। अब बात आते हैं कि जो एक्सरे वाला, अब बात आती है कि रेडियो वेव, रेडियो वेव की भेदन क्षमता क्या होती है, मैं आपसे पूछा था। ठीक, तो रेडियो वेव हर जगह है, ये मैंने बताया कि रेडियो वेव हर जगह है, तभी आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी से आप रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो वेव हर जगह है, क्या वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, छेद देती है, दीवार वाल छेद देती है, तो आप पाएंगे कि वो दीवार वाल कुछ नहीं छेद पाती, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब उसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है या ना के बराबर, कहीं छेदती ही नहीं किसी को। इसका मतलब कि उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा होता होगा। तो उसका चित्र कैसे बनता होगा, ऐसे करके कुछ,
देखो रेडियो वेव का लैम्डा बहुत ज़्यादा होता होगा। ये चित्र एक्चुअल नहीं है, इस तरीके से होता होगा कि लैम्डा उसका बहुत ज़्यादा होता होगा। लैम्डा ज़्यादा होने का मतलब भेदन क्षमता बहुत कम यानी ना के बराबर। रेडियो वेव सोचो, अगर रेडियो वेव की भेदन क्षमता होती तो हम लोग कब का मर गए होते। बचपन से ही रेडियो सुनते हैं, हर जगह रेडियो वेव है, छेद छाद के निकल जाती, कब का हमारी शरीर से खून वून निकलता, मर जाते। कितना कुदरत का अच्छा है कि रेडियो वेव की भेदन क्षमता होती ही नहीं है, उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है। तो लैम्डा बहुत ज़्यादा हम कैसे पाते हैं, जब हम रस्सी को एकदम धीरे धीरे हिलाएं या हिलाएं ही ना। ठीक, अब आते हैं आगे, क्योंकि आजकल 5G रेडिएशन और कोरोना का भी कुछ चल रहा है, तो उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि 5G रेडिएशन भी वेव की तरह है, तो वो कितना नुकसान पहुंचाता है। 5G जो है रेडिएशन, वो भी वेव नेचर शो करता है, वेव। ठीक, तो उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है 5G का लैम्डा बहुत ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि उसकी पेंट्रेशन पावर सबसे कम होगी। पेंट्रेशन पावर मतलब भेदने की या छेदने की क्षमता बहुत कम होती है। अब आपको कैसे पता कि लैम्डा ज़्यादा होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो 5G का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है किससे, एक्सरे से, गामा रे से ज़्यादा होता है, उसकी भेदन क्षमता कम होती है। ठीक, तो अगर किसी दीवार पे एक हथौड़ी मारना है, तो हथौड़ी जब आप मारेंगे तो दीवार एक बार में नहीं टूटेगी, क्योंकि हथौड़ी हल्की है। लेकिन उसी हथौड़ी से जब 1 लाख बार 10 लाख बार मारेंगे तो दीवार पे गड्ढा या छेद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 5G रेडिएशन का पेंट्रेशन पावर, छेदने की क्षमता कम है, लेकिन अगर वो लगातार आपकी बॉडी पे आती रहेगी, किसी की बॉडी पे जाती रहेगी, तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। इसका मतलब क्या है, 5G नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कब पहुंचाएगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन तुरंत नहीं पहुंचा पाएगा नुकसान। जो लोग फैला रहे हैं कि 5G रेडिएशन से ही कोरोना वाले मर रहे हैं, वो गलत बात है। ठीक, लेकिन 5G रेडिएशन से नुकसान होगा, ये गारंटी है। कुछ साल बाद इसकी भेदन क्षमता थोड़ा कम होती है, लेकिन कम है तो ज़्यादा अगर आपके 10 साल तक आपके बॉडी पे जाती रहेगी तो वो छेद तो देगी। उसी तरह मैं आपको बताया था कि एक्सरे करने वाला जो आदमी होता है, वो भी अपने ऊपर एक कपड़ा, एक प्लेट लगाता है कि उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। एक ही अगर उसको एक्सरे करना हो एक ही आदमी का, तो वो ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेट ना लगाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको 50-100 एक्सरे करने होते हैं। इसका मतलब एक्सरे 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 50 लोगों का करेगा तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत आएगी, तो नुकसान होगा। इसीलिए वो एक्सरे करने वाला आदमी भी अपने ऊपर प्लेट लगाता है, क्योंकि उसको रोज़ ड्यूटी करनी होती है। 10 साल बाद नहीं तो उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा एक्सरे का, जो कीड़े आती हैं, इसलिए वो अपना सेफ रहता है। अब लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मात्रक तो मीटर है, मीटर में ही, लेकिन उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में देती है, यानी बहुत कम उसकी वैल्यू होती है लैम्डा की। एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक, लैम्डा की वैल्यू देगी एंगस्ट्रॉन्ग में। विजुअल रेज पे आते हैं। विजुअल रेज मतलब जो किरणों को हम विजुलाइज यानी देख सकते हैं, जैसे ये लाइट की किरणों को हम देख सकते हैं, सूर्य की किरणों को हम, ये सब विजुअल रेज हैं। विजुअल रेज हैं, मैंने बताया कि ये तरंग की तरह भी, मतलब इसका नेचर होता है, तरंग की तरह नेचर है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य भी होगी। तो तरंग दैर्ध्य इसकी कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग में होती है तरंग दैर्ध्य हमेशा ज़्यादातर। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 4000 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि दूरी है। मैं बताया था कि तरंग दैर्ध्य एक दूरी ही है, बस वो बहुत छोटी दूरी है। अब उसको मीटर है तो उसको और हम अच्छे से फील करेंगे, 4 × 10⁻⁷। 4000 का ये 3 जीरो उसको काट दिया। ठीक, उसको और भी अच्छे से फील करना हो तो दशमलव में चले जाते हैं, 0.0000 6 बार 7वें स्थान पे 4 रहेगा। इतना मीटर तरंग दैर्ध्य होती है किसकी, विजुअल रेज की, यानी कि जिस किरणों को हम देख सकते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी होती है। इतनी तरंग दैर्ध्य यानी इतनी कम तरंग दैर्ध्य, मतलब कि दो चोटियों के बीच की दूरी इतनी कम होती है, किसके, विजुअल रेज की। तो सोचो एक्स रे और गामा रे के चोटियों के बीच की दूरी कितनी कम होती होगी, बहुत कम होती होगी, एकदम ना के बराबर, तभी वो बहुत तेज़ी से छेद के निकल जाती हैं। तो मैं ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ पे इसमें नहीं समझ में आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मेरा ये पहला लेक्चर है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तथा अगर आपको कोई नया चैप्टर कुछ समझ में नहीं आता है, फील नहीं हो पाता है, उसको भी आप कमेंट करें। मैं आपको उस चैप्टर को फील कराऊंगा, साइंस को फील कराऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं कि इस टॉपिक पे लेक्चर बनाया जाए। ये सभी के लिए, 10th के स्टूडेंट के लिए भी है कि आप फील करें तरंग दैर्ध्य क्या है, 12th के लोगों के लिए भी है, और नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए लोगों के लिए भी है। क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको फील भी आना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप सब्सक्राइब करें ज़रूर से। थैंक यू।